बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी और बिलखसूस अदालती मामलात के हवाले से एक बहुत बड़ी गेम हो रही है, यानी एक बड़ी पेशरफ्त है, जिसके बाद जो एक उम्मीद पैदा हुई थी ना कि कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलने वाली हैं या कुछ चीज़ें थम सी गई थी, अब उनमें कुछ नया ट्विस्ट आया है। और फिर अडयाला जेल में क्या हुआ, आज इमरान खान कुछ बोले हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत किया, उसकी भी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान की पेशी थी वीडियो लिंक के ज़रिए, तो इस दौरान कुछ जजेस की जानिब से बार बार डायलॉग या सियासी मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया, जिसके बाद ये बात काफ़ी हलकों में डिस्कस हो रही है कि क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहेगी या इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कोई बातचीत की तरफ आएगी। तो आज कुछ जगहों पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान ने सख्त सियासी मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने सियासी कशीदगी कम करने के लिए अपने कुछ रहनुमाओं को पार्लिमान के अंदर और बाहर राब्ते शुरू करने का हुक्म दिया है। इन खबरों की तस्दीक के लिए मैंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, जो कि ऐसे रहनुमा हैं जिनके पास इन खबरों की ज़ाहिर बात है या तो तस्दीक हो सकती है या उनके बराह रास्त इल्म में होगा, उनसे रब्ता किया। लेकिन पता ये चला कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इमरान खान एक कदम पीछे हट गए हैं और कोई बैक ऑफ जैसी सिचुएशन है, तो बल्कि मेरी असद कैसर से भी मुलाकात हुई। अब वो काफ़ी मतलब सीनियर रहनुमा भी हैं और सियासी कमेटी के रुकन भी हैं। वो ख़ुद इस खबर पर थोड़ा हमसे ही पूछ रहे थे कि मतलब इस खबर का सोर्स क्या है या इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन उनसे जब गुफ्तगू हुई और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उनसे पूछा, तो जो बातें उन्होंने बताई हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी दूंगा, उससे ये लगा कि कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं कि इमरान खान के पास मुशावरत के लिए कुछ लोगों को भेजा जा रहा है। बल्कि उन्होंने ख़ुद भी कहा कि हम बानी पीटीआई के पास मुशावरत के लिए अपना एक वफ्द भेज रहे हैं और हम उन्हें अपनी तजावीज़ देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातचीत हो रही है या जो माहौल बन रहा है, उसके बाद हम अपनी तजावीज़ देंगे बतौर सियासी कमेटी के अरकान, और फिर जो इमरान खान डायरेक्शन देंगे उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो जाली नुमाइंदे हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, उनसे बात किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। यानी जो हकीकी तौर पर फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन जीतकर अवामी नुमाइंदा बन के आया है, उनसे बात कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो जितने जाली नुमाइंदे हैं ना, ये शोर मचाते हैं और कहते हैं कि हम ही हुकूमत हैं, आप हमसे बात करें। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि हमसे बात करें और ये भी कहते हैं कि हुकूमत भी हम ही है और हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हारे हुए हैं और ये हुकूमत किसी सूरत नहीं हो सकते और ना हम ऐसी हुकूमत को मानते हैं। तो मामला ये है या बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरान खान को आग बुझाने का मशवरा दिया है, सिर्फ मशवरा दिया, हल कोई नहीं दिया कि कैसे ये किया जा सकता है, ना कोई डायरेक्शन दी, क्योंकि जाहिर बात है वो भी एक आईनी हदूद के तहत ही रह के कोई ना कोई बात कर सकते हैं। लेकिन जितनी कर सकते थे उतनी उनकी जानिब से हुई है। अब सवाल ये है कि इस जलती पर, ये जो जलती आग जिसको बुझाने का कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर तेल कौन डाल रहा है। यानी हर दिन ऐसा लग रहा है कि ये आग भड़कती जा रही है। कुछ लोग हुकूमत में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब बातचीत हो, क्योंकि अगर बातचीत ना हुई तो उनसे उनका जो रहा सहा सियासी कैपिटल है ना, वो भी तबाह हो रहा है, कोई बचत नहीं है, क्योंकि अवाम में बिल्कुल कोई पजीराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि अवाम में कोई पजीराई हो ना हो। उनका ये मानना है कि बातचीत अगर हो गई इमरान खान से तो सारे का सारा सियासी कैपिटल हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास बचना कुछ नहीं है, ये सारा जाना इमरान खान की तरफ ही है। और मुज़ाकरात में अगर ताख़ीर होनी है या अगर हो रही है तो मेरा ख्याल है ये तब तक होती रहेगी जब तक मौलाना और पीटीआई ये मिल के साथ चलने का बाकायदा कोई ऐलान नहीं कर देते या कोई बड़ा प्रेशर ग्रुप उस तरह से सामने आके कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं कर देता। जब तक आप सिर्फ बयाना देते रहेंगे या कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी कि जनाब हम निकलेंगे बाहर, हम ये, जब तक इस तरह की बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल तब तक किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है या कोई आपके पीछे मुज़ाकरात के लिए आए। जब प्रैक्टिकल कोई चीज़ होनी है मुज़ाकरात के लिए, तभी कमेटियाँ बननी है, तभी सारा कुछ होना है। आज असद कैसर से मैंने ये भी पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान और आप क्या इकट्ठे किसी कंटेनर पे आने वाले दिनों में नज़र आने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें बताई थी जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ मामलात उनके काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं, बस सिर्फ एक दो नशिस्तें बाकी हैं। और वो कहते हैं कि हमारा मकसद भी एक है, एजेंडा भी एक है और काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बड़ी दिलचस्प बात बताई कि मौलाना की जमात के जो लोग हैं ना, अब वो कहते हैं मेरे साथ तस्वीर बनाते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। तो ये पीटीआई वालों के लिए है, अब आपकी जो मोहब्बत है वो किसी और की तरफ जाती दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि मौलाना के लोग जो है वो कहते हैं हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो हमारे लोग हैं
तो वो भी अब मौलाना साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे बड़ा एहतराम से नाम लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं देख रहा था एक दिन पीटीआई की और मौलाना फजलुर रहमान की ना मुलाकात हो रही थी किसी जगह पे, और उसी रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। तो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे कि पेट्रोल की कीमत में इतने रुपए का इजाफा, और वो जो बड़ी गाड़ियों में और बसों में और ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होता है ना उसकी कीमत में इतना इजाफा, मतलब वो लफ्ज़ भी नहीं लिख रहे थे। तो ये एक एक्सेप्टेंस कम से कम सोशल मीडिया के लोगों में, जो पीटीआई के लोग हैं उन तक आती जा रही है, जो कि पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं वो टेस्ट भी करना चाहते हैं कि हम इतनी जल्दी अगर मौलाना को ऑन बोर्ड कर लें तो हमारे अपने लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं, या वो एक्सेप्ट भी करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम दे रहे हैं कि ये एक्सेप्टेंस आ जाए। फिर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जून में हमारा एक ग्रैंड अलायंस जो है वो वजूद में आ जाएगा। अदालती मामलात के हवाले से ही आज की एक सबसे अहम और बड़ी खबर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर या मीडिया पर डिस्कस हो रही है, और वो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जो कि उम्मीद की एक नई किरण के तौर पे सामने आए थे। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर अब सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत आज जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हो चुका, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मंजूरी दी गई है, और हतमी मंजूरी के लिए यह मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जा चुका है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने ओहदे का हल्फ उठाया, और साथ ही उन्होंने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर या वाज़ेह मैसेज दिया कि हमारी इज्जत करोगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे, और हम खुद को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना किसी की बी टीम बनेंगे। ये ऐसा मैसेज था जो आनन फानन हर जगह पे हेडलाइंस में चला, और इसकी बड़ी पजीराई हुई और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार बड़ा इस तरह का एक अपराइट किस्म का जज आया है जिसने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हम किसी के खिलाफ ना इस्तेमाल होंगे, ना किसी को करने देंगे। फिर चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने सबसे पहले फॉर्म 47 की तहकीकात के लिए जो ट्रिब्यूनल्स नहीं कायम हुए उनकी तादाद बढ़ा दी। पहले सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल से पूरे पंजाब के लिए, यानी एक जज अगर पूरा दिन रात भी काम करे तो ये कोई 180 के करीब तो शिकायतें थी ट्रिब्यूनल्स में, ये तो सारी 5 साल तक लगे रहते तो होनी नहीं थी। तो उन्होंने ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाकर 6 कर दिया, मतलब मजीद 6 जजेस तैनात करने का हुक्म दिया, जिस पर फॉर्म 47 वालों के तो हाथ पांव फूल गए कि भाई कहीं हमें फारिग ही ना कर दें, ये बड़ी मुश्किल से तो हमारा नोटिफिकेशन हुआ, कहीं ये उड़ा के ना रख दे। तो बड़ा शोर शराबा हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद करने में बड़ी रुकावटें डाली गई। फिर जो एक और बड़ा अहम काम उन्होंने किया, 1 साल से 9 मई के वाक़े में ज़मानतों के मुंतज़िर जो मुलजमान थे उनके केसेस की समाअत के लिए उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवा दिए हुकूमत को कि ये नाम जो है ये आप इनको नोटिफाई करें, ताकि ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में मुलजमान के केसेस की सुनवाई शुरू करें। तो पंजाब हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं कर रही थी। उनको ये लग रहा था, तासुर ये मिल रहा था कि जो नाम इन्होंने भेजे हैं ये तो मुलजमान को ज़मानत दे देंगे, तो 9 मई वाले सारे बाहर होंगे जेलों से। तो उसके ऊपर बड़ी देर रुकावट रही। इन्होंने फिर नोटिस लिया, फिर इन्होंने जब हतमी वार्निंग दी कि अगर अब भी नोटिफाई ना हुआ तो मैं वज़ीर आला पंजाब को बुलाऊंगा, जब ये कहा तो फिर नोटिफाई हुआ, फिर उन लोगों की अदालतों में समातें शुरू हुई, जजेस तैनात हुए और फिर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो ये काम उन्होंने जो इतना बड़ा किया, उसके बाद तो फिर ये रडार पे थे कि भाई ये हमें काबिल कबूल नहीं है यहाँ पे। फिर इसी दौरान जब उनकी तैनाती से पहले पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें जो है वो अचानक से छीनी जा रही थी, कभी रिकाउंट हो रहा है तो जनाब पीटीआई की ये नशिस्त छीन ली गई, रिकाउंट हुआ तो उसमें इतने वोट कम हो गए, तो उन्होंने उसके ऊपर भी बड़ा सख्त एक स्टैंड लिया और फैसले ऐसे आने लगे जिसके बाद ये सिलसिला रुका और पीटीआई की छीनी की नशिस्तें वापस होना शुरू हो गई। तो जब ये पता चला कि भाई ये बहुत ही बासूल आदमी है और अपराइट आदमी है, हर सूरत अपने हलफ की पासदारी करेंगे, तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट लाने का इंतज़ाम कर लिया गया। और इस हवाले से किसने किसको क्या कमिटमेंट दी उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है वकील साहब की। जो इनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि हमें बता दिया गया था कि जनाब आप बेफिक्र हो जाएं, इनको हम यहाँ से भेज देंगे कहीं पे, और फिर अब ऐसा ही होने जा रहा है। ऐसी कुछ सूरत-ए-हाल कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो चुकी है, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया, जो आज भी आपको पता है कि किस तरह से वोकल हैं और किस तरह के अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट में तो अब जज बने हैं ना, इससे पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बड़े उन्होंने ज़बरदस्त फैसले दिए जिसकी वजह से कई मजलूम ऐसे हैं बेचारे जिनके ऊपर बड़ा
सख्त वक्त आया तो इन्होंने उनको फौरी इंसाफ दिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मतलब यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको उठा के सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया और फिर आमिर फारूक साहब बन गए चीफ जस्टिस। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में अब एक बड़ा दबंग अगर चीफ जस्टिस आया तो उसको इन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट भेज देना, और वहाँ पर फिर कौन चीफ जस्टिस बनेगा अल्लाह करे कि जो बाद में आने वाला हो उनके ऊपर भी कोई शक नहीं है, अल्लाह करे कि वो भी उसी तरह से काम करे। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चीफ जस्टिस यहाँ पर मिला, जिसके बाद एक होप पैदा हुई थी कि इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हैं वो थमने का थोड़ा सा सिलसिला होगा, लेकिन वो ऐसा लगा कि अभी थोड़ा सा शायद उसको ब्रेक लगे। मतलब पूरी दुनिया में इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी के ऊपर काम होते हैं, इक़दाम होते हैं, हर मुमकिन कोशिश होती है कि कुछ इंसाफ की फराहमी के लिए अच्छा किया जा सके, लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल ही अलग है। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें, जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इनकी तीनों नशिस्तों पर जो धांधली की तहकीकात के लिए कायम ट्रिब्यूनल था, उनके जज साहब ने बड़ा बेहतरीन काम किया और उन्होंने प्रॉपर नोटिस भेजे, फॉर्म 45 मंगवाए, हल्फनामा, मतलब आरओ को बुलाया, जो हारने जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको बुलाया, मतलब पूरी शफाफ तहकीकात हो रही थी। लेकिन जब पता चला कि अब ये कमीशन या ट्रिब्यूनल जो है ये अपना काम दिखाने वाला है, मतलब फैसला करने वाला है, तो फॉर्म 47 वाले तीनों उम्मीदवार पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के, जनाब ये ट्रिब्यूनल तब्दील किया जाए, हमारी जान छुड़ाई जाए इससे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन वो दरख्वास्त लगाई, उसको सुना, समात कंप्लीट की, फ़ैसला भी महफूज कर लिया। अब उसका फ़ैसला आने वाला है। अब आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देगा? क्या इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला दे सकता है कि नहीं ये ट्रिब्यूनल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसको करने दिया जाए? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि फ़ैसला क्या होगा, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है इस फैसले को। अब देखते हैं जब आएगा फैसला तो उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह करे कि हमें हैरान परेशान होने का मौका मिले और हम कहें कि यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये फैसला दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिब्यूनल तब्दील हो जाएगा। तो उस पर फैसला महफूज हो गया, जैसे ही अनाउंस होगा आपको अपडेट करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के ताज़ा तरीन बयान के हवाले से, जो आज उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर होने वाली पोस्ट के हवाले से उन्होंने दिया है। आज 190 मिलियन पाउंड की इसकी समात थी अडयाला जेल में। तो कुछ सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपके ट्विटर हैंडल से कुछ वीडियो अपलोड हुई है जिसे ये कंसीडर किया जा रहा है कि वो रियासत मुखालिफ मवाद है, तो क्या ये आपकी मर्ज़ी से किया गया है या आपको नहीं मालूम? तो इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ। फिर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या आप इस ट्वीट को ऑन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं उस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई है मैंने वो नहीं देखी, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो अपनी ट्वीट को ऑन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टी के कुछ लोग हैं वो अचानक से पहले डिसऑन किया, फिर ऑन किया, फिर वो उसे डिसएसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को, तो कोई क्लैरिटी बाकी लोगों में नहीं आई। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो अपने ट्वीट के मंदरजात के हवाले से वकला को बताते हैं और फिर ये ट्वीट होता है, तो लिहाजा वो ट्वीट के मंदरजात को सियासी एतबार से है या जो भी वॉटएवर, उन्होंने ट्वीट को खैर ऑन किया है। तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उसके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया कि ये हमारे हीरोज़ हैं। और फिर एफआईए के हवाले से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले तो एफआईए जो तहकीकात कर रहा है इस ट्वीट के हवाले से, वो पहले मेरे से माफ़ी मांगे साइफर का झूठा केस बनाने पर, फिर आगे बात करते हैं। तो फिर सहाफ़ियों ने उनसे जेल में जो सहूलियात उनको मिली है उसके हवाले से भी पूछा कि वफाकी हुकूमत ने तो तफसीलात दे दी कि आपके पास क्या क्या कुछ है। तो उन्होंने कहा कि मैं शिकायत नहीं करता, ना मैं चूँ चूँ करने वाला आदमी हूँ कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन ये हकीकत है। वो कह रहे हैं कि मुझे एक सेल जिसे चक्की कहा जाता है उसमें रखा गया है और मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा और कोई सहूलत भी नहीं है। और रूम कूलर की जो बात है वो जाहिर बात है वो सबके पास, ये स्पेशल मेरे पास नहीं है। और ये बात फैक्ट है, ये चीज़ तो जेल इंतज़ामिया ने ख़ुद सहाफ़ियों को रिलीज़ करके बताई कि जनाब हमने सारे कैदियों को जो एयर कूलर हैं वो दे दिए हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान के लिए सहूलत नहीं है, सबके पास है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे सेल में अटैच वॉशरूम या अटैच बाथरूम तक भी नहीं है, मतलब मुझे नहाने के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो नवाज शरीफ के लिए उन्होंने कहा बिल्कुल दूसरी सहूलियात थी। आसिफ जरदारी को जब वो कैद थे तो लग्जरी स्वीट्स दिए गए थे, मुझे नहीं पता दिए गए थे नहीं, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें खाने के लिए भी बाहर से सारा कुछ मिलता था, मैं यहीं से खा सकता हूँ, जो भी है बाहर से कुछ नहीं ला सकते। तो ये कुछ सिचुएशन है जो आज उन्होंने बताई है। खैर और भी खबरें हैं लेकिन वक्त अभी काफ़ी कम है, तो इसलिए इसी पे गुजारा करें, बाकी कल अपडेट करता हूँ आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। साबिक स्पीकर असद कैसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब की केस की समाअत हुई, बार बार ऐसा हिंट दिया गया या कहा गया कि डायलॉग किया जाए सियासी जमातों के साथ।
तो कहीं पे कोई पेशरफ्त का इम्कान है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रही है तो बातचीत का कोई रास्ता निकल सके, कोई मैसेजेस कोई इधर उधर कन्वे हो रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि हमारी मशावरत तो इस पर भरपूर नहीं हुई है, और खान साहब के साथ हम एक वफद भेज रहे हैं, उसके साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। फिर वहाँ से जो हम अपना भी उसको अपना मौक़िफ़ देंगे, जो हमारा मौक़िफ़ है खान साहब को कम्युनिकेट करेंगे, फिर खान साहब की जो फाइनल डायरेक्शन होगी वही होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो लोग डायरेक्ट जो है ना जाली नुमाइंदे हैं, जो कि इलेक्शन हार चुके हैं, और हमारा मैंडेट जो है ना वो चोरी कर गया, उसके साथ तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई फॉर्म 45 वाले असल लोग सामने आए तो उनसे सियासी लोगों से बातचीत बिल्कुल, के लिए तैयार जब हैं? जब ओरिजिनल लोग हो, जो जेन्युइन नुमाइंदे हो, उसके साथ बात हो सकती है, किसी के साथ भी बात हो सकती है। लेकिन आप जब आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपने मैंडेट चोरी किया है, और आप जो है ना एक जाली तौर पर आपने हमसे ज़बरदस्ती हमारा मैंडेट भी लिया, फिर कहते हैं आप हमारे साथ बात करो, हम हुकूमत है। तुम हुकूमत हो नहीं, हम इस हुकूमत को मानते नहीं है, जाली हुकूमत है, इर्रेस्पॉन्सिबल और इमेच्योर बिहेवियर रखता है। तो हुकूमत से हटके सियासी जमात के तौर पर भी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इनमें कोई फॉर्म 45 वाला ओरिजिनल जीता हुआ बातचीत के लिए तैयार हो तो? नहीं, अभी चूंकि वो आप पार्ट पे बात नहीं कर सकते ना, हम्म। आपको बस कलेक्टिव डिसीजन लेनी होती है। पहले हम बिहेवियर को देखेंगे, रिव्यू के देखेंगे, और फिर हमारे मैंडेट हो, इसके बाद बाकी बात होगी। राइट। मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपके मामला कहाँ तक पहुँचे? ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप और मौलाना का ये एक ट्रक पे शायद नजर आए, ऐसा पॉसिबल है? इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, हमारे एक दो नशिस्तें रहती है, और हम जो है ना वो करके फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके लोग मुतमिन हैं इस हवाले से अगर मौलाना के साथ आगे बढ़ते हैं, वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है पीटीआई के कारकुनान में, या अभी भी कोई तहफुजात बाकी हैं? नहीं, माशाल्लाह बहुत काफ़ी हद तक हुए हैं। बल्कि मैं इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ जो है ना जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ वर्कर मिले, वो मेरे साथ उन्होंने फ़ोटो शोटो निकाली। उन्होंने कहा कि अभी आपके साथ तो हमारी मोहब्बत हो गई, और इस तरह हमारी भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि जब मौलाना साहब का नाम आता है तो बड़े एहतराम और रिस्पेक्ट से हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी तरह मतलब है कि वो आइस ब्रेक हुआ है। और एक चूँकि इस वक्त काज भी है कि एजेंडा भी है कि, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे आगे रास्ते इकट्ठे होंगे। कल के आपके जलसे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा आपका एक सवात में जलसा होने जा रहा है। हाँ, हमारा कल इंशाल्लाह स्वात में जलसा हो रहा है, इसके बाद हमारा मानसेरा में होगा। हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन 15 को कर रहे हैं, कबायली कन्वेंशन कर रहे हैं पेशावर में, इसमें हम जा रहे हैं। फिर पेशावर में हम पेशावर बार से भी खिताब करेंगे, कल हमने बात की है। तो हमारा एक कैंपेन इंशाल्लाह चलेगा, साथ साथ बजट इजलास भी होगा। और इस दौरान ये मुझे उम्मीद है कि हम ये जून में इस काबिल हो जाएंगे कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस वजूद में आ जाएगा। तो इसके बाद एलआईसी ही मुत्तफ़िका तौर जो फैसला करेगी वो करेगी, वो सिर्फ पीटीआई नहीं करेगी। राइट, थैंक यू। आसिफ कैसर हमारे साथ मौजूद थे और अपनी आगे की सियासी हिकमत अमली के हवाले से तफसील से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सर।